लास्ट लेक्चर में हमारा RLVP स्टार्ट हो गया था, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीटी। आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 6 जरूर देख लिया होगा और उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। हमारे 6 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट के 2 में हमने कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस करी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करी, देन उसके बाद हमने वेपर प्रेशर, देन रॉल्स लॉ एंड देन एजियोट्रोप्स वाले ये सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कल से हमने स्टार्ट करा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर और आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं RLVP। देखते हैं आज क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो RLVP एक हमारे पास टॉपिक होगा, देन फिर इस पे 6-7 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे। इसके क्वेश्चन जो है और जो हम करेंगे वो वैन ऑफ फैक्टर के बाद करेंगे। थोड़े से और क्वेश्चन जो और आते हैं वो उसके बाद करेंगे। देन वी हैव ऑसवाल्ड वॉकर मेथड एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग तरीके से इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे, इसका केबी वगैरह के बारे में, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये सारी चीजें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज ही के लेक्चर में। सो नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारी जो बातचीत थी वो चल रही थी RLVP पर। जो हमने बातचीत करी थी उसको एक बार लिख लेते हैं। जो बातचीत हुई थी वो ये हुई थी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते किसे। जो आपके सामने मैंने लिख दिया, ये किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन। किसके? सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को किसके इक्वल कह देते हैं? हम कह देते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। ये हमने बातचीत करी थी। और एक और बातचीत ये हुई थी कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन हो वो या तो डाइल्यूट हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो कि जो सॉल्यूट हो वो लेस देन 5% हो, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो। तब हम क्या कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट 100% करेक्ट, बट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। उसको हम लिख सकते हैं NB अपॉन Na के इक्वल। और ये हमारी जो मोलैलिटी है वो हमारी जो है, उस मोलैलिटी के टर्म्स में भी हमने देखा था कि ये M डिवाइड बाय 1000 लिख सकते हैं। हुई थी ये बात? यस सर, बिल्कुल ये हमारी बातचीत हुई थी लास्ट लेक्चर में। तो ये क्या 100% करेक्ट है? नो, 100% करेक्ट नहीं है। तो क्या है ये? अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। तो 100% करेक्ट क्या है? ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। ये कोई और भी 100% करेक्ट होता है? आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, और जब मैं इससे डिवाइड कर दूंगा पी नॉट ए को तो वो इक्वल हो जाएगा काई बी के। अब बहुत सारे टीचर जो हैं इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं। पहले उसको करवा देते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, देन आपको वो रेसिप्रोकल करवाएंगे इसका। इसके रेसिप्रोकल के बाद वो वन ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करवाएंगे, ये करवाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज बहुत जो नोटेबल है, क्या आप सभी को पता है जो PS है उसकी वैल्यू पी नॉट ए का के इक्वल है? बताइए यस और नो। सर है, क्यों है? क्योंकि ये किसकी बात चल रही है? रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। जब भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होगा तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, जो भी होगा वो सॉल्वेंट का होगा, और उसको हम कह देंगे सोल्यूट सॉल्यूशन के प्रेशर के। क्या ये बात बिल्कुल सही लिखी है? आप लोग सभी एग्री करते हैं? यस। तो बस सिंपली मैं यहाँ पर काई ए से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ काई ए से डिवाइड। इस वाले पार्ट को अभी के लिए भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करिए कंसिडर। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है क्या वो PS के इक्वल हो जाएगा? यस सर, क्योंकि पी नॉट एक आई किसके इक्वल होता है सर? PS के। तो ये बन गया PS। क्या मोल्स फ्रैक्शन की रेशियो मोल के रेशियो की बोले? तो यस सर। कब पढ़ा है? स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग हमारी इन्हीं बातों से होगी। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है जो 100% एक्यूरेट देगा। अब डिफरेंस क्या है सर? ये भी NB अपॉन Na है, और ये भी हमारे पास NB अपॉन Na, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है पी नॉट ए और यहाँ पर है PS। तो ये एकदम 100% हमारे पास एक्यूरेट वाला फॉर्मूला है। और इसको फर्दर बाइफर्केशन करके इक्वल लिख देते हैं मोलैलिटी की टर्म्स में, मोलैलिटी इनटू दिस डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास फाइनली एक अच्छा सा एकदम फाइनल फॉर्मूला जो 100% करेक्ट आंसर देगा वो आ गया है। ये हमारे पास 100% करेक्ट आंसर देगा। और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो है ना मोल्स का रेशो है, तो ये जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी इजी पड़ जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ मोल्स का फ्रैक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे जब NB को मुझे ऐड करना होगा ना तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर फिर कुछ पॉइंट्स में आने लगेगा आंसर, क्योंकि जनरली सॉल्यूट जो है वो कम ही देते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर होगी। अब आई थिंक स्टार्ट करा जाए अपने क्वेश्चन से। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या ये है? इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन देख लूं पहले। पहले इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40। अच्छा, सोल्यूट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 40 ग्राम पर। निकालना क्या है? इसका वेट निकालना है। अच्छा, WV की वैल्यू निकालनी है। किसमें डिजोल्व हुआ है? इन डिजोल्व इन ऑक्टेन। तो डिजोल्व ऑक्टेन में हुआ है। ऑक्टेन क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। उसका यहाँ पे गिवन मास दे रखा है।
अब ऑक्टेन है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑक्टेन हमारे पास इज व्हाट, ऑक्टेन हमारे पास कार्बन कंपाउंड है तो ये होता है ऑक्ट मतलब 8, C8H16 हमारे पास ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है आई गेस, हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 114 ग्राम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है किससे, 80% से। अच्छा, तो मान लेते हैं जो इनिशियली प्रेशर था किसका, ऑक्टेन का होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वो मैं कह रहा हूँ 100 था। तो जो रिड्यूस हुआ है इसका मतलब जो प्रेशर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, इसका मतलब जो मेरे पास पी एस है वो मेरे पास हो गया होगा 80। अगर पी नॉट ए मेरे पास 100 एच जी है तो ये मेरे पास हो गया होगा 80 एच जी के इक्वल। क्यों, क्योंकि मेरे पास वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 80% तक। तो ये मैंने पीए भी निकाल लिया, पी नॉट और पीएस भी निकाल लिया। क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यस सर आप लगा दीजिए। जो 100% एक्यूरेट आंसर देता है उस फॉर्मूले का नाम है पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। वैल्यूज पुट करते हैं, 100 माइनस 80 इज 20, 20 डिवाइड बाई 80 इज वी ऑल नो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के क्या होंगे, गिवन वेट, गिवन वेट ही निकालना है। तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 40, ठीक है। नाउ इनटू किससे करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले का गिवन वेट कितना है सर 57, मॉलिक्यूलर वेट इसका है 140। तो यहाँ पे करते हैं जल्दी से कैंसिलेशन, ये आ जाएगा 1 सा, ये आ जाएगा 2 सा, ये 1 जार ये 2 जार, तो यहाँ पे ये 1 ये 2, तो यहाँ पे इसको भी कर देंगे कैंसिल। तो कैलकुलेशन तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। एक्स की वैल्यू फाइनली आती हुई नजर आ रही है 5 ग्राम। तो कितनी इजीली कैलकुलेशन कर ली और हम अपने आंसर तक भी पहुंच गए। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताना है हमें वेपर प्रेशर किसका, एक एक्वस सॉल्यूशन का बताना है, किसके, ग्लूकोज के, ठीक है। हमें दे रखा है एट 373 केल्विन, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का, उसका हमें वेपर प्रेशर दे रखा है 750 mmHg, ठीक है। क्या मुझे पी नॉट ए के बारे में कोई वैल्यू गिवन है, नो सर। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ तो परेशानी आ गई कि हमें पी नॉट ए तो दे ही नहीं रखा, बट यहाँ पे एक चीज दी हुई है। क्या आप सभी लोग उस चीज को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक टेम्परेचर दे रखा है, क्या टेम्परेचर है 373 केल्विन। 373 केल्विन होता क्या है सर, ये ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर बॉयल हो। तो क्या यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है, यस सर यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, बिकॉज एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है। तो ये मेरा पी नॉट है, हमें पता है किसके इक्वल हो जाएगा, 180 एम के, जिसको एम एम ऑफ एच जी में लिख देंगे 760 mm ऑफ एच जी के इक्वल। तो यहाँ पे ये भी पता लग गया। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगी, यस सर काई भी तो आराम से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, पी नॉट ए से आप माइनस कर दीजिए पी एस से, डिवाइड करना है पी नॉट ए से। ये बात ध्यान रखिएगा, दोबारा वही वाला फॉर्मूला नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछी है, तो यहाँ पे आर एल वी पी पूछा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 760 माइनस क्या आएगा 750 डिवाइडेड बाय 760, तो आंसर आ जाएगा 1/76। इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गई। अब क्या निकालनी है सर, मोलैलिटी भी निकालनी है। तो क्या मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, यस सर मोलैलिटी भी आप सिंपली निकाल सकते हैं, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो मोलैलिटी के लिख देते हैं, चलिए मोलैलिटी इज व्हाट, काई बी अपॉन काई ए इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ए का, ए क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो काई भी अपॉन काई ए निकाल लेते। तो अगर मेरे पास काई भी आ गया तो काई ए सिंपली नहीं आ जाएगा, 75/76। यस आप 1 माइनस, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, यही आपको आएगा। तो काई बी भी पता है, काई ए भी पता है। तो काई बी अपॉन काई ए क्या आ रहा है सर, 1/75। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/75 इंटू 1000 डिवाइड बाई 18। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा आता है 55.5 के इक्वल। तो ये आ जाएगा मेरे पास जो मोलैलिटी है वो 55.5 अपॉन 75 मोलर आ जाएगी। फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इजी कैलकुलेशन। जो पॉइंट इस क्वेश्चन में था टू बी नोटेड इज ये कि ये हमारे पास वेपर प्रेशर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दे रखे हैं सेट ऑफ सोल्यूशन, उसमें प्रिपेयर करा है 180 ग्राम वाटर लिया है, अच्छा एज सॉल्वेंट, तो मतलब सब में वाटर 180 ग्राम लिया है, एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स ए बी सी। अच्छा 3 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिए हमने, एक ए लिया है, एक बी लिया है, एक सी लिया है, तीनों को 10 ग्राम लिया है, ठीक है। अब बताना है हमें रिलेटिव लोअरिंग किसकी, वेपर प्रेशर की, इन प्रेजेंस ऑफ दी सोल्यूट। अच्छा तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें ये बताना है कि पी नॉट ए दैट इज वाटर माइनस पी एस जो सोल्यूशन में हुआ है डिवाइड बाय सी एस, ये किसके इक्वल होता है, काई बी के। काई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, किसके इक्वल होता है सर, ये एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर है, यस। अब हमें क्या बताना है, हमें ऑर्डर बताना है आर एल बी का। मतलब ये जो काई बी है जिसमें काई बी की वैल्यू ज्यादा, उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा।
तो हमें ये बताएं। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी करके एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आपको दे रखे हैं, उससे आप निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है, उसको समझते हैं। अब दूसरा तरीका ये कहता है कि यहाँ पे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है। हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। क्या एन ए सब में कांस्टेंट है? एन ए क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जो एन ए है वो किसके इक्वल होगा सर? वाटर डिवाइड बाय दिस। ये हर बार कांस्टेंट ही रहेगा हर केस में, क्योंकि सब केस में सॉल्वेंट सेम है, उसका अमाउंट सेम है, ठीक है। अब दूसरी चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये करेंगे वेरी। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू है, यस सर, डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है। सर ये चीज कांस्टेंट है, लेकिन ये चीज वेरी कर रही है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने कम मेरे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यस सर, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके भी मेरे, अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास काई भी मुझे ज्यादा चाहिए, तो इससे मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास जो है ना एनबी की वैल्यू आनी चाहिए ज्यादा। एनबी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा होंगे तो मेरा काई भी ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कब ज्यादा होंगे? जब मेरा मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या होगा? मेरा मॉलिक्यूलर वेट होगा कम। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, उसके मोल ज्यादा। अगर उसके मोल ज्यादा, तो उसका मोल फ्रैक्शन अल्टीमेटली ज्यादा होगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें बताना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ऑर्डर, ठीक है। कैसे बताएंगे? मोल फ्रैक्शन से बताएंगे। जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका आरएलवीपी ज्यादा, कोई डिबेट वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को हमने ओपन करके लिखा। ओपन करके हमने देखा एन है एक टर्म और एक है एनबी। एन तो सब में कॉन्स्टेंट है, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का मास सेम, सॉल्वेंट का मास सेम है, मोलर मास भी सेम है, और सॉल्वेंट सब में सेम है, तो सॉल्वेंट हमारा सेम रहेगा। चेंज क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के करेंगे। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के अब हमने ओपन करे तो हमने देखा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने देखा जो गिवन वेट है ना, वो सारे के सारे सॉल्यूट का 10 ग्राम लिया है, तो इसका मतलब ये चीज इन्होंने कर दी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कर दी, तो अब मॉलिक्यूलर वेट अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सॉल्यूट भाई अलग है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो अलग ही होगा। अब मैंने देखा मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है सिंपली दिख नहीं रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर दिख रहा है, तो यहाँ से सिंपली, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट होगा कम, उसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होंगे ज्यादा। अगर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ज्यादा होंगे तो मेरा मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो सिंपली मेरा आर एल वीपी की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, और सबसे ज्यादा मैं ला दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो वो बन रहा है रिलेशन, वो ये बन रहा है कि आर एल वीपी अगर आपको निकालना है किसका ज्यादा है, तो आप उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल में देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट से। तो एम बी से आप देख लीजिए जिसका एम बी कम उसका आर एल वीपी ज्यादा। तो सबसे कम किसका है? ए का, सेकंड पे बी का, थर्ड पे सी का। तो ए बी सी इज गोइंग टू बी माई आंसर। आई होप आप सभी को ये बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आप, मैंने समझाने में टाइम लगाया है, वैसे इतने टाइम टेकिंग नहीं है ये क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में आ गया अच्छा ये आरएलवीपी है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के साथ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है। तो आप उससे देखेंगे। अब मोल्स में आपने देखा भाई गिवन मास सबका कांस्टेंट है, तो वेरी क्या कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से आपने रिलेशन निकाल लिया यहाँ पे सीधा सा। आई होप आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। एक आध क्वेश्चन अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी देख लेते हैं कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या ये टॉपिक आता है, और आता है तो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वो आपके सामने है। पहले एम्स 1997 में, बहुत पुराना ये क्वेश्चन एम्स में आया था। जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं ले आता हूँ। तो ये एम्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हमें दे रखा है, अच्छा इतना तो वेपर प्रेशर बेंजीन का दे रखा है। क्या बेंजीन सॉल्वेंट होगा? सर सॉल्यूट भी तो हो सकता है। किसकी बात हो रही है सर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही तो हमारा वो होता है वॉलेटाइल। सॉल्वेंट का तो कुछ होता ही, सॉरी सॉल्यूट ही हमारे पास जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वही वॉलेटाइल होता है, तो उसी का वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब बेंजीन हमारे पास सीधा सा है सॉल्वेंट। तो पी नॉट ए मेरे पास आ गया दिस। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर इन्होंने बेंजीन का दे रखा है। अब मैंने इसमें 15 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। किसमें? 250 ग्राम बेंजीन में कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताना है, अब मैंने देखा इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया इतना, अच्छा तो इसका मतलब ये क्या आ गया, पी एस की वैल्यू दे दी गई मुझे 120.2 mmHg। क्योंकि सॉल्यूट डालने में क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो क्या करेगा, सरफेस पे आके बैठ जाएगा। जो बेचारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं उनको भी नहीं बनने देगा, तो कुछ वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। ठीक है सर, ये बहुत बात कर ली हमने, अच्छे से इसको समझ लिया। अब बताना है मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। तो कैसे बताएंगे सर? आप वही 100% जो शॉर्ट शॉर्ट आंसर मिलता है वो लगा लीजिए। जो फॉर्मूला कहता है पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। वैल्यूज करते हैं पुट जल्दी से। पी नॉट है 121.8 माइनस 120.2 डिवाइडेड बाय पी एस इज 120.2 इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का, वही तो निकालना है शायद, नहीं सर वो नहीं निकालना, 15 ग्राम है।
ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ क्योंकि ये निकालना है, इनटू गिवन वेट ऑफ बेंजीन कितना है सर, गिवन वेट ऑफ बेंजीन है हमारे पास 250, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेंजीन का सर, मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका आई गेस 78, C6H6 होता है ना बेंजीन, हाँ तो 78 होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन। क्या आंसर तक पहुंच सकते हैं, यस सर पहुंच सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, सॉरी दूसरी साइड आएगा, तो यहाँ पे इसको मैं जब माइनस करूंगा तो 6, तो यहाँ पे 1.6 आएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 120.2, सो 1.6 डिवाइडेड बाय 120.2 इज इक्वल्स टू 15 को मैं कैंसिल कर देता हूँ यहीं पर, तो 5 3 जा, और ये हो जाएगा 5 50 जा, तो 3 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 50, 3 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 50 एक्स, वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की, तो थोड़ा सा इधर उधर रीअरेंज कर देते हैं, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी 3 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 50 एज इट इज, इंटू 1.6 इंटू 120.2, ये हम निकालेंगे। इसको अब हमें कैलकुलेट करना होगा और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लग सकती है, करते हैं कोशिश, यहाँ पे क्या लग पा रही है नहीं। इस 78 को मैं अप्रोक्सीमेटली लेट कर रहा हूँ 75, क्यों कर रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो अब ये 25 के टेबल से जा रहा है, तो 25 2 जा, 25 3 जा, ठीक है। अब इसको मैं 1.5 कर देता हूँ लेट, इसको मैं कर रहा हूँ 1.5, तो ये 1 जा, ये आ जाएगा 2 जा, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर है वो 360 के आसपास आ रहा है, 360.6 अप्रोक्स आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। जो भी क्लोजेस्ट होगा मैं मार के आगे बढ़ जाऊंगा। कौन सा है सर, एक ही है आंसर ही। अब इसकी थोड़ी लॉजिक भी समझ लेते हैं। हमने क्या करता, पहले 78 को 75 मतलब न्यूमरेटर को करा कम, फिर दूसरा डिनोमिनेटर को भी कम कर दिया, तो मतलब ऑलमोस्ट आपस में थोड़ा बहुत बैलेंस होगा, लेकिन न्यूमरेटर को ज्यादा कम करा और डिनोमिनेटर को कम करा, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारा बैलेंस बिगड़ा और आंसर हमारे पास ज्यादा आया है, जो एक्यूरेट आना चाहिए। अदरवाइज कैलकुलेटर से कर लीजिए, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इस आंसर तक इजीली पहुंच सकते। आई होप ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जेई मेंस 2019 के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा है, यूरिया का कितना, यूरिया का हमें मास दे रखा है, ठीक है। हमें मोलर मास पता है यूरिया का क्या होता है, हमें वेपर प्रेशर हमें दे रखा है प्योर वाटर का एट दिस टेम्परेचर 35, अच्छा पी नॉट ए दे रखा है, सॉरी। क्या बताना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान से क्या पूछा है इन्होंने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या इन्होंने पीएस पूछा है, नहीं। क्या इन्होंने पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए पूछा है, नहीं। ये क्या होता है, लोअर रिलेटिव लोअरिंग, तो पूछा क्या है लोअरिंग, मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस की वैल्यू इन्होंने पूछी है। क्या ये हम निकाल सकते हैं, यस सर बिल्कुल ये हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पीएस की वैल्यू किसी तरीके से निकालनी है। तो आइए इसको करते हैं ट्राई कि किस तरीके से यहाँ पर अब अप्रोच लगाएंगे। तो वैल्यू निकालनी किसके, पी नॉट ए माइनस पी एस की, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो एक चॉइस ये है कि ये लगा दें फॉर्मूला एन बी अपॉन एन ए, बट यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं यूरिया कितना है सर 0.60 ग्राम और वाटर कितना है 360 ग्राम। क्या मैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकता हूँ, यस सर। क्या मैं इसको वेरी डाइल्यूट बोल सकता हूँ, यस सर। ये भी आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो क्या अब मेरा जो हमने अप्रोक्सीमेट में पढ़ा था वो फॉर्मूला काम आएगा, यस सर बिल्कुल आएगा। वो फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, यहाँ पर काम आएगा। सर आपने पीएस वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पीएस की वैल्यू ही नहीं पता मुझे, बट मुझे निकालनी किसकी है, मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है। मैं उस फॉर्मूले से जाता, आंसर तक पहुंच जाता। कैसे पहुंचता, उससे मैं पीएस निकाल लेता, फिर मुझे पी नॉट ए माइनस पीएस करना पड़ता। बट यहाँ पे मुझे सामने ही दिख रहा है, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पीएस एक सामने क्वांटिटी है, इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ अगर मैं इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं किसी चीज को, तो वो मेरा यहाँ से फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसी वजह से इसको करूँ। अब मैं इस क्वांटिटी को, क्योंकि मुझे थोड़ी लिखने में कम पड़े, इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, तो एक्स अपॉन पी नॉट, एक्स अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन। एनबी की वैल्यू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन कितना है सर 0.60 है यूरिया का, मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 इंटू गिवन वेट वाटर का 360, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर वाटर का होता है 18। करें कैंसिल, बिल्कुल करिए सर। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल करूंगा तो ये 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/100 आ जाएगा, ये वन जा, ये आ जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, x की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 0.01 डिवाइडेड बाय 20 इंटू पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना था सर, पी नॉट ए था 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं 2 की टेबल से कैंसिल कर सकता हूँ, यस कर दीजिए। या क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 17.5। अब यहाँ पे दो जीरो पीछे आएंगे, यस सर बिल्कुल आ जाएंगे। या फिर मैं डायरेक्टली क्या देता हूँ 17.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3,
दैट इज अल्टीमेटली कमिंग आउट एज 0.175 mm ऑफ Hg। x क्या था? x मेरा था P नॉट A माइनस P। x क्या था? P नॉट A माइनस PS के इक्वल था। तो ये मेरी वैल्यू आ गई है जो मुझे चाहिए थी। क्या आंसर मेरा आ गया है? यस आ गया। क्या ऑप्शन मिल गया? यस, ऑप्शन सी मुझे मिल गया है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों करा, PS क्यों करा, ये मैंने समझा दिया। एक बार रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। P नॉट A की वैल्यू मुझे पता थी, PS का कोई जिक्र नहीं था। मुझे क्या निकालना था? PS नहीं निकालना था। क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं निकालना था। क्या निकालना था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि P नॉट A माइनस PS है। तो मैंने क्या चुना? मैंने ये वाला फॉर्मूला चुना। क्यों चुना? इसके दो रीजन थे। एक, मुझे ये क्वांटिटी निकालनी थी। अगर मैं डिनोमिनेटर में PS ले आता तो मुझे फिर PS की वैल्यू निकालनी पड़ती, और फिर PS के बाद मैं P नॉट A माइनस PS करता। दूसरी चीज मैंने देखी, यूरिया तो इतना कम है, इसका मतलब भाई ये तो कुछ एकदम ही 5% से भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। और यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने डाइल्यूट सोल्यूशन। तो मेरे पास सोने पे सुहागा हो गया, मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और मैं पहुंचा यहाँ तक। बस 0.0175 तक मैंने अपने आंसर को मार्क कर दिया, जो कि मुझे दिख रहा है ये आंसर आता हुआ। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक और है। हाउ मच यूरिया शुड बी डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, 50 ग्राम वाटर में कितनी यूरिया डिजोल्व करें, किस लिए करें, ये भी तो बताएं किस लिए करें। सो दैट इट्स वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। अच्छा, ठीक है ठीक है, हमें यूरिया का वेट निकालना है। तो सबसे पहले पी नॉट ए को मैं मान लेता हूँ वाटर के 100 mmHg। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है एट रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस बाय 25%। इज रिड्यूस टू नहीं, इट रिड्यूस बाय, मतलब जो PS है मेरा वो क्या हो गया होगा सर? वो हो गया होगा 75 mm, क्योंकि 25% कम हो गया। 100 में से माइनस कर दीजिए 25, रिड्यूस्ड बाय लिखा है ना, बाय, तो मेरा आ गया PS की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है सर? आपको एक तो यूरिया निकालना है और मोलैलिटी निकालनी है। तो लगाते हैं सबसे पहले P नॉट A माइनस PS। P नॉट A माइनस PS डिवाइड कर देता हूं मैं PS से, किसके इक्वल आएगा? NB अपॉन NA। NB इज गिवन वेट, दैट इज X निकालना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 60 इंटू, किसमें कर रहे हैं? 50 ग्राम वाटर में। तो गिवन वेट वाटर का 50 इंटू, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 80, 18 सॉरी। तो यहाँ पे 25 अपॉन वो आ जाएगा आपका 75, तो ये 1/3 हो गया डायरेक्ट। इज इक्वल टू एक्स इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50। आप या तो उसको 300 या फिर 300 आ जाएगा, हाँ नहीं 3000 आ जाएगा। इसको ये लिख दीजिए, 3 1 3 आ जाएगा 100, सॉरी 1000। सो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 100/88। तो ये मुझे अमाउंट मिल गया है यूरिया का। कितना करना है? क्या डिसॉल्व करना है। दूसरी चीज क्या पूछी है? मोलैलिटी निकाल लेते हैं उसको भी सेम फॉर्मूले से। यहीं पर मोलैलिटी मुझे निकालनी है। किससे मल्टीप्लाई करूं? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू आपके मॉलिक्यूलर वेट से। सो मॉलिक्यूलर वेट किसका? वाटर का। तो वाटर का यहाँ पे आ जाएगा 100, डिवाइड किससे करना है? 1000 से। तो यहाँ पे भी आप ये चीज करेंगे सेम, यहाँ पे 1/3 आएगा और मोलैलिटी आपकी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 54 की इक्वल गैस। तो इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। IIT JEE 1993 में आया था, कुछ नहीं करना था, बस मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे पीछे जो क्वेश्चन था इसमें मैंने आपको एक सोचने का नजरिया दिया कि किस तरीके से कब कहाँ अप्लाई करना है, क्यों करना है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में ये बात आपको समझाई है। फिर ये जो क्वेश्चन था ये तो हमारे पास डायरेक्ट सिंपल था, इसमें कोई ऐसा समझने वाला था बस इसमें, हाँ ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन वाला पार्ट सिखाया मैंने। ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला लगा के करना है। बस सीखना क्या है आपको इन चीजों से? वो ये सीखना है कि किस तरीके से कैलकुलेशन को ईजी करना है, दिमाग को क्लिक करना है। क्योंकि जब एग्जाम में बैठे हुए होते हैं तब ये चीज एकदम से क्लिक नहीं करती कि भाई, क्योंकि एग्जाम प्रेशर अलग। अब ऊपर से आप एग्जाम प्रेशर में अगर आप बहुत अच्छी ट्रिक्स अप्लाई कर पाए तो इसका मतलब आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं फिर तो आप। लेकिन ये चीज नहीं आएंगी अगर आपने पहले से नहीं सीखी हो, ट्राई नहीं करी हो। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई सीखने को नहीं मिला। यहाँ पे एक चीज सीखने को मिली कि आपको जो है ये देखना था टेम्परेचर, तो आपने ले लिया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के किस तरीके से रिलेट करा, हमने RLBP से डायरेक्ट रिलेट कर दिया। ये सोचा ये हमेशा वैलिड नहीं है ये, बट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ही कुछ ऐसी थी कि ये चीज हो गई हमारी वैलिड। कैसी कंडीशन थी? कोई चीज, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट थी, तो हमने देखा कि अच्छा ये कांस्टेंट तो ये चीज वेरी है, तो क्या ये चीज हमारी RLBP से रिलेट है? हाँ है। कैसे? वो हमने देख लिया। तो ये सारे अच्छे तरीके के हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं RLBP पर। अब एक मेथड आता है जो मदद करता है हमारी कैलकुलेट करने में RLVP को एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? कैसे? और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर ये दिया था। तो क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बीकर्स ले रखे हैं, एक में यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या है, जिस सॉल्यूशन का हमें RLVP निकालना है।
दूसरा सॉल्वेंट, जिस सॉल्यूशन में वो सॉरी जिस सॉल्वेंट का ये सॉल्यूशन है वही सॉल्वेंट ले लिया। मान लेते हैं ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसमें ग्लूकोज और वाटर है, तो ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये इथेनॉल और ग्लूकोज है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो बस ये मेरे पास यही सॉल्वेंट है जिससे ये मेरा सॉल्यूशन बना हुआ है। एंड लास्ट स्पीकर में मैंने लिया है एनहाइड्रस CaCl। क्यों लिया है मैंने ऐसा, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पाइप्स बने हुए हैं, इन पाइप से क्या काम होगा, इन पाइप से ये काम होगा, मैं यहाँ से सबसे पहले पास कर रहा हूँ ड्राई एयर। अच्छा ठीक है, ड्राई एयर मैंने पास कर दी, तो क्या होगा, एयर यहाँ जाएगी, एयर यहाँ जाएगी, एयर यहाँ पे आते आते फिर देखेगी कि यहाँ से रास्ता है, तो एयर यहाँ से जाने लगेगी, यहाँ से जाने लगेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर इस वाले बीकर में आ जाएगी, फिर यहाँ से एयर जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, आगे जाती रहेगी, जाती रहेगी। सर ये एयर कर क्या रही है, ये तो समझाइए बेटा, एकदम बिल्कुल अभी समझाते हैं। तो आई होप एयर का पाथ तो एकदम क्लियर होगा। अब मैंने ड्राई एयर पास करी, ड्राई एयर होती क्या है, अगर मैं नॉर्मल जबान में कहूँ, गर्मियों में जो लू चलती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, उसको हम कह सकते हैं ड्राई एयर। दूसरा जो मेन पॉइंट ये है, अगर ड्राई एयर है तो क्या उसमें कोई भी ह्यूमिडिटी होगी, क्या कोई मॉइस्चर होगा, नहीं, ड्राई की बात हो रही है। तो जो एयर ड्राई होती है उसमें जो प्रेशर होता है किसका, वाटर वेपर्स का, वो जीरो होता है। ये बात आई होप इतनी क्लियर होगी, ये जो प्रेशर होगा वाटर वेपर का वो एकदम जीरो होगा। अब ये सॉल्यूशन है, इसमें वॉलेटाइल लिक्विड होगा, एक सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा, क्योंकि RLBP में हम उसी की बात करते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ क्या वेपर्स बन रही होंगी, यस सर बिल्कुल, यहाँ पे हमें वेपर्स बनती हुई नजर आ रही होंगी। किसकी वेपर, जो भी हमारे पास सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे पास वेपर प्रेशर है या फिर जो प्रेशर फॉर दिस वेपर से, वो क्या होगा सर, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा होगा PS के बराबर, ये जो वेपर प्रेशर होगा ये होगा PS। PS इज दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज मैं अगर आपसे यहीं पे पूछूं कि यहाँ पे भी कुछ वो बन रही होंगी वेपर्स, यस सर बिल्कुल बन रही होंगी। क्या यहाँ पर ज्यादा बन रही होगी या कम बन रही होंगी, बताइए यस और नो। क्या यहाँ पर कम बन रही हैं या ज्यादा बन रही हैं, सर यहाँ पर ज्यादा बन रही होंगी, क्योंकि यहाँ का वेपर प्रेशर है P0A, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है कम। तो वेपर ज्यादा कहाँ बन रही है, सॉल्वेंट वाले में बन रही है, ठीक है। अब ड्रायर यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ड्रायर ने जैसे ही यहाँ पे देखा कि यहाँ तो एकदम हमारे पास मॉइस्ट वेपर्स है हमारे पास, तो एयर क्या करेगी, अब जब यहाँ से वापस जाएगी, पहले यहाँ आई, यहाँ पे सब जगह जो है वेपर्स थी, उससे और एयर की आपस में मुलाकात हुई। अब यहाँ पे जो वेपर्स थी वो क्या थी, मॉइस्ट थी। तो जो ड्राई एयर है क्या वो भी मॉइस्ट होने लगेगी, यस बिल्कुल होने लगेगी, क्योंकि अगर कोई भी ड्राई चीज मॉइस्ट चीज से टकराएगी वो मॉइस्ट होने लगी। अब कब तक मॉइस्ट होगी, यहाँ पे जो वेपर्स हैं, जब तक एयर आई पूरी एयर यहाँ पे आ गई, जब तक ये ड्राई एयर मॉइस्ट होगी, जब तक कि इसमें जो ड्राई एयर में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो PS ना हो जाए। मतलब क्या है, ड्राई एयर पास करी, इनिशियली वेपर प्रेशर वाटर वेपर का जीरो था। अब यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, कुछ यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर थी, वो यहाँ पे वेपर वो वाटर वेपर्स थी, वो क्या हो रही थी, लिक्विड सॉल्यूशन से ऊपर आई। अब वो उनका कुछ वेपर प्रेशर था, बट यहाँ पे ड्राई एयर का वेपर प्रेशर हमारे पास जीरो था। अब जीरो प्रेशर से कुछ PS प्रेशर में कोई चीज आई, तो PS प्रेशर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा ड्राई एयर की तरफ, और जब यहाँ से ड्राई एयर जाएगी तो उसके पास कुछ एक प्रेशर होगा। अब यहाँ पे जो ड्राई एयर जा रही है ना, वो ड्राई नहीं है, उसमें यहाँ पे कुछ PS आ चुका है वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे जो पहली बार ड्राई एयर है वो अब थोड़ी सी मॉइस्ट हो चुकी है, मॉइस्ट एयर हो चुकी है। अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या ये जो ड्राई एयर है क्या ये PS से ज्यादा वेपर प्रेशर ले सकती है, नहीं सर ऐसे नहीं ले सकती। अच्छा ये PS आया कैसे, किसकी वजह से होगा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूशन इनिशियली क्या होगा सर, इनिशियली कोई भी हमारे पास वेपर नहीं होगी। अब वेपर थोड़ी देर बाद बननी शुरू हुई वेपर्स बन गई। क्या वेपर जो बनी वो सॉल्यूशन से बनी, यस सर। क्या सॉल्यूशन में कुछ मास था पहले, यस सर। मान लेते हैं अगर सॉल्यूशन इनिशियली हमने 18 ग्राम लिया, हो सकता है 1 ग्राम इवेपोरेट होगा, 1 ग्राम की वेपर बनेगी, तो 17 ग्राम नीचे होगा, 1 ग्राम हमारे पास वेपर्स में होगा, ठीक है। अब ये जो 1 ग्राम वेपर्स हैं, ये सारी की सारी इन सब का प्रेशर था WPS। ये जो 1 ग्राम वेपर्स थी, इन सब की वजह से कुछ वेपर प्रेशर आ रहा था, और वो प्रेशर था हमारे पास PS। अब यहाँ पे जैसे ही सारी वेपर्स कौन ले गई, मॉइस्ट एयर ले गई, तो यहाँ पे PS प्रेशर भी चला गया। लेकिन क्या आप सॉल्यूशन दोबारा इवेपोरेट करेगा, यस सर दोबारा करेगा। अगर सॉल्यूशन ने मान लीजिए पहले 1 ग्राम इवेपोरेट करा था, तो उतना ही दोबारा करेगा। तो क्या यहाँ पर अगर पहले रीडिंग आई थी, मान लेते हैं 17 ग्राम, कब, जब सॉल्यूशन था और वेपर्स बनी थी, जैसे ही वेपर्स ले गई ड्राई एयर, तो क्या सॉल्यूशन दोबारा इवेपोरेट करेगा, यस। क्या कुछ इस सॉल्यूशन के मास में कमी आएगी, यस। अगर पहले 1 ग्राम था तो अब भी 1 ग्राम और कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि जो ड्राई एयर ले गई यहाँ से वेपर्स,
अब उन वेपर्स को दोबारा बनाना है, तो उन दोबारा वेपर्स बनाने के लिए ये सॉल्यूशन करेगा इवेपोरेशन, या फिर इवेपोरेशन करेगा, हमारी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ लॉस इन मास नजर आएगा। उस लॉस इन मास को आप देख लीजिए और उसको कह लीजिए W1। W1 इज व्हाट? W1 इज द लॉस इन मास, किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे एयर आ गई, एयर आ गई, एयर आ गई। ठीक है, अब एयर आ गई, यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो है P0 A प्रेशर था। क्या ये P0 A PS से ज्यादा है? यस सर, P0 A PS से ज्यादा है। क्या फिर दोबारा यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एयर में और मॉइस्चर बढ़ेगा? यस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि P0 A ज्यादा है। तो P0 A ज्यादा है, कब तक बढ़ेगा? जब तक PS की वैल्यू क्या ना हो जाए, P0 A ना हो जाए। तो अब एक बात ध्यान से सुनते हैं, मान लेते हैं PS जो था उसकी वैल्यू थी 50 mmHg, और P0 A है, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी सर थोड़ी ज्यादा होगी, 60 मान लेते हैं। ठीक है, 50 का वेपर प्रेशर आ रहा है, आया, उसने मुलाकात करी 60 से। अब 60 किसकी वजह से होगा? अच्छी खासी वेपर्स बनी होंगी, उनकी वजह से हो रहा होगा 60। लेकिन 50 को 60 आने में कितनी वेपर्स चाहिए? सर 10 mmHg का प्रेशर मिल जाएगा तो वो बराबर हो जाएगी। और जैसे ही वो बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो कहां से मतलब चीज ट्रांसफर होगी? एक डिफरेंस तो होना चाहिए ना जो ट्रांसफर हो। यस सर बिल्कुल। तो ये जैसे ही 50 mm 60 mm तक पहुंच जाएगा, वैसे ही क्या होगा? सर वैसे ही क्या होगा, मतलब फिर हमारे पास जो है ये मॉइस्ट एयर है, ये एकदम इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। फिर ये इसी को लेके आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा? टोटल P0 A आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले था PS, बाद में था यहाँ पे P0। अब जो मॉइस्ट एयर है यहाँ से कितना वेपर प्रेशर लेके गई? क्या वो मैं कह सकता हूँ P0 A माइनस PS के बराबर लेके गई है? सर कैसे? अब मैंने क्या बताया कि इसका 50 था, इसका 60 था, कितना चाहिए सर? 10 और लेंगी तो बराबर हो जाएगी। क्या P0 A माइनस 50 या फिर 60 माइनस 50 10 होता है? यस। क्या वो P0 A माइनस PS है? यस सर, P0 A माइनस PS है। तो जितना प्रेशर यहाँ से ले लेगी उतना ही उसी के हिसाब से वेट लेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं जो वेपर्स थी उसका मास था, मान लेते हैं 5 ग्राम था। 5 ग्राम वेपर्स का मास, 5 ग्राम वेपर्स थी और उन सबका प्रेशर था 60 mmHg। हमें कितना चाहिए सर? हमें 10 mm चाहिए। तो अगर हम ऐसी मैं रफली मान लेता हूँ कि मान लेते हैं 1 ग्राम यहाँ से वेपर्स चली गई। 1 ग्राम वेपर्स अगर यहाँ से चली गई तो सॉल्वेंट फिर इवेपोरेट करेगा और 1 ग्राम और वेपर्स बना देगा। तो यहाँ पर भी कुछ लॉस इन मास दिखाई देगा। यहाँ पे किसकी वजह से देगा? कि थोड़ी बहुत वेपर्स लगी। अब यहाँ पे जो पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सॉल्यूशन में वो सारी की सारी वेपर्स चली गई, लेकिन सॉल्वेंट से सारी वेपर्स नहीं जाएंगी, थोड़ी सी जाएंगी, थोड़ी सी बचेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हम कहते हैं जो यहाँ से लेके गए हैं वो लेके गए हैं P0 A माइनस PS के बराबर यहाँ से लेके गए। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। बट यहाँ पे इस वक्त प्रेशर क्या हो जाएगा एयर का? सर वो हो जाएगा P0 A के बराबर। यहाँ पे W2। अब यहाँ पे एक चीज है एनहाइड्रस CaCO2। अब एयर कैसी है? सर एयर मॉइस्ट है हमारे पास। अगर एयर मॉइस्ट है तो क्या कोई चीज एनहाइड्रस जिसमें वाटर ना हो, क्या वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी? यस कर लेगी। तो यहाँ पे जो है क्या, जो जितना भी हमने वेपर्स ली हैं, जितनी भी मॉइस्चर हमने लिया है, क्या वो सारा यहाँ पे आ जाएगा? यस। तो क्या यहाँ पर मास इंक्रीज हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है W3 आ जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W2। क्या आपको ये एकदम क्लियर हुआ है जो मैंने बताया? एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिया, सॉल्वेंट लिया, एनहाइड्रस CaCl2 लिया, तीनों का वेट देख लिया हमने, अच्छा अच्छा इतनी ग्राम है, हमने रीडिंग नोट कर दी। अब कुछ वेपर्स बनी, बिल्कुल बनी होंगी। किससे बनेंगी सर? सॉल्यूशन से बनेंगी, लेकिन ये सॉल्वेंट से कम बनेंगी क्योंकि हमें पता है इसका वेपर प्रेशर है कम। तो यहाँ पे PS हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया कुछ उसका जो हमारे पास वेट था वेपर का। अब यहाँ पे PS प्रेशर है। अब ड्राई एयर आई तो उसने देखा मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को ले लिया। क्यों लिया? और सारे मॉइस्चर को ले लेगी क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं इस वक्त, इसका वेपर प्रेशर है 0। तो ये PS को लेके आगे बढ़ जाएगी। अब ये आगे बढ़ी, इसने देखा सॉल्वेंट में यहाँ पे कुछ और है, यहाँ देखा कि PS से ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन इसने देखा कि हाँ लेना शुरू कर दिया। अब इसने PS ने लेना शुरू करा, PS ने वेपर्स ली 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 और एक टाइम पे पहुंच गए P0। अब देखा ये तो इक्वल हो गई, तो अब कैसे लेंगी? अब जब इक्वल हो जाएगा तो प्रेशर फ्लो नहीं होगा, तो नहीं हुआ तो इसका मतलब ठीक है थोड़ा सा लेके यहाँ से आगे चलेगी। तो यहाँ से क्या लिया? थोड़ा बहुत यहाँ से प्रेशर लिया। ज्यादा ज्यादा कहाँ से लिया है? ज्यादा यहाँ से लिया। तो यहाँ से कुछ मास लॉस होगा, देन यहाँ से कुछ मास लॉस होगा और यहाँ पे आके गेन हो जाएगा। तो ये हुआ है हमारे ऑसवाल्ड वॉकर मेथड में। अब इसको समझाने के दो तरीके, अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करें, या तो मैं डायरेक्टली कह दूं कि PV इज इक्वल टू NRT लगाइए सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए सर कैसे? PS प्रेशर है, V वॉल्यूम, N को मैं लिख सकता हूँ क्या? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यस सर आप लिख सकते हैं। इनटू मॉलिक्यूलर वेट और गिवन वेट किसका होगा? सर वेपर्स की सीरीज, सर वेपर्स सॉल्वेंट की, तो WA लिख दीजिए और यहाँ पे भी MA लिख दीजिए। ठीक है, इनटू RT। यस
तो क्या डब्ल्यू ए की वैल्यू यहां से आती हुई नजर आ रही है, पी एस वी एम बी अपॉन आर टी। और डब्ल्यू ए क्या होगा सर, जितना भी वेपर्स प्रेजेंट होंगी, कितनी वेपर्स प्रेजेंट थी, जितना मास लॉस हुआ है, कितना मास लॉस हुआ है, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू वन की वैल्यू आ गई। अब डब्ल्यू टू की क्या मैं यहां से निकाल सकता हूँ, ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ, बताइए मैंने सही लिखी है या नहीं। बोलिए यस और नो, ये मैंने एकदम चुपचाप इक्वेशन लिखी है, यस ये सही है गलत है। सर आपने ये प्रेशर है, ये क्यों लिखा है, ये प्रेशर इसलिए लिखा है क्योंकि डब्ल्यू टू मास जो वेपर्स का था, उनका प्रेशर ये था। अगर मैं सारी वेपर्स लेता तब मैं यहाँ पे सिर्फ पी नॉट ए लिखता, लेकिन मैंने सारी नहीं ली, कुछ कम अमाउंट लिया है। इन यहाँ पे जो बहुत सारी वेपर्स थी, 5 ग्राम थी, तो उसमें से सिर्फ मैंने 1 ग्राम वेपर्स ही ली हैं, और उन 1 ग्राम का वेपर प्रेशर ही मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो इक्वल आएगा, जो मैंने लिया है, जो मैं लेके आगे बढ़ा हूँ किसकी तरफ, एनहाइड्रस CaCl2 की तरफ। तो ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिख दी। अब मैं तीसरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके वो सीधी सी मेरे पास आ रही है, पी नॉट ए वी एम ए बाय आर टी। समझ आया, बोलिए यस सर, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखनी है, आरएलवीपी क्या होता है सर, आरएलवीपी होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आरएलवीपी को हम लिख सकते हैं सर, आरएलवीपी को हम कहते हैं, वो होता है हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए, जो इक्वल हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। क्या पी नॉट ए माइनस पी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। कैसे, डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू हम करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, और यही होता है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। तो ये आ गया हमारे पास आर एल बी बी। डब्ल्यू टू क्या था ये बता देते हैं, डब्ल्यू टू इज व्हाट, लॉस इन वेट इन, कहाँ से, सॉल्वेंट वाले कंटेनर से। तो डब्ल्यू टू है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता हूँ, जो आर एल वी पी आता है फ्रॉम ऑसवाल्ड मेथड, वो इक्वल आ रहा है वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर, सॉल्वेंट कंटेनर, उसको डिवाइड कर दीजिए, या तो मास कितना गेन हुआ है उससे, या फिर ये कह लीजिए वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर प्लस सॉल्यूशन कंटेनर, वेट लॉस इन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन कंटेनर, ये आप इसको कह दीजिए। सो आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी या मैंने क्या कहा। सो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की भी वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास आर एल बी का फॉर्मूला आ गया। दूसरा आप ये कह सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस निकाल सकते हैं, तो आप ये भी कह लीजिए कि पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय, अगर पी एस निकालना है तो ये इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन के। यहाँ से आप देख लीजिए इसको इससे डिवाइड करके, ठीक है। और ये फाइनली जो इक्वल आएगा वो किसके आता है सर, ये इक्वल आता है एन बी अपॉन एन ए। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है और आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। ये तो हो गया एक तरीका, पीवी इक्वल्स टू एनआर टी। दूसरा मैं रफली बता देता हूँ क्या कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि कुछ मास लॉस हुआ है जिसका नाम है डब्ल्यू वन। अब ये जो डब्ल्यू वन है, इसको हम समझाने का तरीका बता रहा हूँ। इसको ये कहा जाता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा क्या उतना ज्यादा लॉस होगा, यस किसका सर, जितनी ज्यादा पीएस की वैल्यू उतना ज्यादा हमारे पास वेपर्स बनी होगी, उतना ज्यादा अमाउंट बना होगा। अगर पीएस की वैल्यू ज्यादा तो क्या मैं कह सकता हूँ वेपर ज्यादा इवेपोरेट होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ लॉस इन मास ज्यादा होगा। तो यही कहने का तरीका होता है कि डब्ल्यू वन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पीएस से। फिर हम कहते हैं जो डब्ल्यू टू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है पी नॉट ए माइनस पी एस के। एंड फाइनली हम डब्ल्यू थ्री को कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इन दोनों के एडिशन के, दैट इज पी नॉट ए के। सो एक तरीका ये होता है कहने का कि हमारे पास डब्ल्यू वन है, लॉस इन मास किसमें से, सॉल्यूशन से। कितना मास लॉस होगा सर, जितनी ज्यादा यहाँ वेपर्स होंगी उतना ज्यादा हमारे पास लॉस होगा मास में, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है। तो हम कहते हैं कि जितना ज्यादा लॉस होगा मास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पीएस से, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे ये क्या यहाँ पे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से होगा, नो सर, हमें जितना डिफरेंस चाहिए ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने अभी डिफरेंस बताया था समझाने के लिए 10 mm, अगर ये डिफरेंस ज्यादा होता मतलब 20 mm एच जी का हो जाता, तब मेरे पास डब्ल्यू टू की वैल्यू ज्यादा थी, यस, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा जो है मुझे पीएस को इक्वल करना होगा किसके, पी नॉट ए के। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू टू है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस के। और डब्ल्यू थ्री के लिए मैं फाइनली इन दोनों को ऐड कर दूंगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को, दैट इज एस से पी एस कट जाएगा, और यहाँ से भी हम यही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ऑसवाल्ड वॉकर मेथड एकदम अब क्लियर हुआ होगा, और इसमें जो याद करना है वो यही दो फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आइए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पर। ऑसवाल्ड वॉकर मेथड दे रखा है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 8। अच्छा, लॉस जो वेट किसमें देता, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या था सर सबसे पहले, तो पीएस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डब्ल्यू वन के। अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और डब्ल्यू वन क्या है,
सर W1 हमारा इक्वल आ गया है 8 यूनिट के, यूनिट अब कुछ भी हो सकती है तो सिंपली 8 लिखते हैं। देन उसके बाद लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सर सॉल्वेंट से कितना ज्यादा है, सॉल्वेंट से ज्यादा है P0 A माइनस पी एस के इक्वल, यस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे सर, W2 से। तो W2 की वैल्यू हमारे पास आ गई सर 4 यूनिट। हमें क्या निकालना है, काई बी एंड काई ए निकालना है सर, काई बी निकाल लेंगे RLVP के फॉर्मूले से, तो काई हमारे पास खुद ही आ जाएगा। सो काई बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी सर, काई बी की वैल्यू आएगी P0 A माइनस पी एस डिवाइडेड बाय P0 A के इक्वल, यस। सो यहाँ पे जो P0 A है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, वो होता है W2 प्लस W1 के, जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी सर, 12। तो यहाँ पे P0 A माइनस पी एस क्या है सर, W2 दैट इज 4 डिवाइड बाय P0 A क्या है 8 + 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन सर, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आ जाएगी काई बी की वैल्यू। सिमिलरली काई ए को हम निकाल लेंगे 1 माइनस करके, तो वो आ जाएगा 2/। तो ये मेरे पास दो आंसर आ गए, एक आ गया 2/3 और एक आ जाएगा 1/। आई होप ये बहुत बेसिक सी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें हमें पता नहीं लगेगा कि भाई ये किस टॉपिक का है, पीछे हमने देखा वो तो लिखा हुआ था ऑसवाल्ड वॉकर मेथड, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पता ही नहीं चले कि कौन से टॉपिक से। ऐसा हो चुका है अभी, और मैं आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं करूं, अभी अभी सीयूटी को पता होगा आपको, एग्जाम हो रहा है सीयूटी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर कि भाई ऑसवाल्ड वॉकर से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, जबकि जेई नीट में मुझे नहीं लगता आज तक रियली वो क्वेश्चन है, और उसमें आ गया था सीयूटी में। अब बच्चे फंस गए होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि भाई सीयूटी बहुत इजी एग्जाम है, तो कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ही लेना चाहिए। तो अगर उसमें आ सकता है, एनटीए करवाती है तो जेई नीट में भी आ जाएगा, हो सकता है आया हुआ भी हो, मुझे नॉलेज ना हो, बट अभी तक जितना मुझे ध्यान है शायद नहीं आया। बाकी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ड्राई एयर वॉज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, अच्छा, ऑफ 5 kg ऑफ अ सॉल्यूट। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, ठीक है। एंड देन इट इज पास थ्रू प्योरेस्ट टू। अच्छा, पहले वही हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन से पास कराया हमने, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने पहले सॉल्यूशन से पास कराया, देन अगेन सॉल्वेंट से पास कराया, देन फाइनली क्या लिखा है हमारे पास, देन इट इज पास थ्रू प्योर एयर। तो इन्होंने बता दिया कितना वेट लॉस हुआ है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ वेट लॉस हुआ है सॉल्यूशन में, वो इन्होंने बता दिया है 2.5 ग्राम, अच्छी बात है। देन इन्होंने बता दिया कि लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर। अच्छा, प्योर वाटर जो था, जो हमारा सॉल्वेंट था, उसमें से कुछ हुआ होगा, वो इन्होंने बता दिया इतना। अब हमें बताना है मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया कि अगर आपको यूज करना है थोड़ा अच्छे तरीके से, दैट इज P0 माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस वाला, जो कि एग्जैक्ट आंसर देगा NB/Na वाला, तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। P0 माइनस पी एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, वो हमारा होता है W2 के। PS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, होता है वो हमारे पास W1 के। तो W2/W1 इज इक्वल टू NB/Na। करते हैं ट्राई इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे W2/W1 क्या आएगा सर, W2 है 2.5 ग्राम, W2 है 2.5 ग्राम। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे P0 A माइनस पी एस। सो P0 A माइनस पी एस क्या है, यहाँ पे क्या लिया, सॉल्यूशन में से गया है 2.5 ग्राम, ठीक है, इसमें से गया है, ठीक है। तो P0, अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन, सॉरी। तो यहाँ पे ऊपर लिखने में मैं गलती कर रहा था। तो W2 क्या है 0.04 डिवाइड बाय W1 इज 2.5 इज इक्वल्स टू NB/Na। NB क्या है सर, सॉल्यूट के मोल्स, वो क्या है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है सर, 5 दे रखा है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट X निकालना है इनटू। दूसरी चीज सर वाटर है, उसका क्या दे रखा है सर, गिवन वेट 90, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, वी ऑल नो। तो कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 18 1 जार 18 5 जार। तो यहाँ पे 2.5 बन जाए, ये आ जाएगा 2.5 2 जार। सो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/2, और नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 0.04 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लगा देते हैं 100, ठीक है। तो 4 1 जा 4 25 जा 25 दूनी 125, तो 125/2 हमारे पास आ जाएगा 62.5। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, यस बिल्कुल है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो क्या पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी है RLVP, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर लिए, साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, और चैप्टर के एंड में भी हम एकदम एक सेशन रखेंगे जिसमें फुल क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं RLVP से। सर सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सर इसका मतलब क्या है, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, किसका, बॉइलिंग पॉइंट पर, क्यों बढ़ेगा सर, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूट है, यस सर है, क्या उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, यस सर होगा। क्या उसका वेपर प्रेशर होगा, तो क्या कुछ बाहर का प्रेशर होगा, मान लेते हैं 1 ATM लेते हैं। अगर उसका वेपर प्रेशर है 0.6 ATM, किसका, जो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है। और क्या डाल, अब हमने जो है वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया था, उसका कुछ वेपर प्रेशर है, क्यों होगा, क्योंकि वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर आएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगी, वेपर ज्यादा बनेंगी तो ये इंक्रीज होगा।
जैसे ही ये 1 atm तक पहुंच जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे, और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे सर, हम उस टेम्परेचर को कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या करा है हमने, इसमें आपस में ऐड कर दिया कुछ वॉलाटाइल, नहीं नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट। यहाँ पे ऐड कर दिया हमने नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। वो क्या करेगा सर, वो सरफेस पे आके जगह घेर लेगा। अब उसने जगह घेर ली तो क्या 0.6 एटीएम ही रहेगा? नो सर, जब कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आएगा तो वो 0.6 से कम होगा। मान लेते 0.5 एटीएम आ गया, यस सर आ जाएगा। अब जब 0.5 एटीएम आ गया तो आपने दोबारा हीट करा, हीट करा, हीट करा। आपने जो पहले बॉइलिंग पॉइंट नोट करा था, मान लेते हैं वो करा था 110 डिग्री सेल्सियस। अब आपने देखा 110 डिग्री सेल्सियस तक आ गए, लेकिन क्या ये बॉयल हो जाएगा उस टाइम पे? नो, नो सर, पहले ये जो था, अब आपने देखा वेपर प्रेशर जो है वो तो 0.9 एटीएम ही हुआ है। तो इसका मतलब आपको अभी और टेम्परेचर देना पड़ेगा, किस लिए? ताकि ये 0.9 एटीएम 1 एटीएम तक आ जाए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि यही तो बॉइलिंग पॉइंट की होती है डेफिनेशन, कि जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर पहले 110 पे हो रखा है तो अब वो हो सकता है 111 डिग्री हो, 112 डिग्री हो, 110.3 हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जरूर नजर आएगा। तो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही मेरे पास कोई सॉल्वेंट होगा, उसका नॉर्मली जब वो एकदम प्योर फॉर्म में होगा कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा सर, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और साथ में दूसरा हमने ये भी पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट में ही, कि जब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तब तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हुआ है। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, इसके बारे में देखते हैं। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी क्या हो, सिंपली चेंज इन, हमारे पास कोई भी चीज है उसमें चेंज आया है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। इनिशियली कुछ होगा बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट फाइनली कुछ होगा। फाइनली ज्यादा होगा या इनिशियली? सर बड़ा है तो जो है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, माइनस। प्योर के लिए मैं लिख रहा हूँ टी नॉट, खाली टी नॉट लिख दिया, आप टी लिख दीजिए। बस ये ध्यान रखना है टी एस माइनस टी नॉट, ये क्या है, टी एस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है सर, ये है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर सॉल्यूशन ना सर, प्योर सॉल्यूशन थोड़ी कहते हैं, वो तो एक चीज जब होती है तभी तो होगा प्योर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आ गया, और ये आ गया प्योर सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी क्या होगा सर, डेल्टा टीबी आ रहा है हमारे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर। अब ये डेल्टा टीबी जो है ये डिपेंड किस पे करता है, तो जो डेल्टा टीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास मोलैलिटी के। मोलैलिटी किसकी सर, सॉल्यूशन की होगी मोलैलिटी। हमने जो सोल्यूट डाला, कुछ नंबर ऑफ मोल्स डाले होंगे, यस सर। क्या कुछ सॉल्वेंट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, यस सर। तो वही हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ अ सॉल्वेंट, वही हमारे पास होती है मोलैलिटी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी की। जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी हमारे पास, उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास डेल्टा टी होता है। अब क्या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा सकते हैं, यस सर हटा सकते हैं। तो क्या कुछ लगाना पड़ेगा, यस सर लगाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं के, एक कांस्टेंट होता है, और इस केस में उस के को हम कहते हैं के बी। सर के बी क्या है, इसको हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। सर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल इज फ्रॉम मोलैलिटी, एलिवेशन इज फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर दूसरा एक और नाम जो अगर दिख जाए तो डरना नहीं है, जिसको कहते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या सर, यस, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये इसके हैं दो नाम, इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। तो हमने देख लिया डेल्टा टी भी क्या होता है। और एक और चीज, अब मुझे बताइए टीएस की वैल्यू ज्यादा होगी या टी नॉट? सर ऑब्वियसली टीएस की ज्यादा होगी, क्योंकि जो है बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है। अगर यही बात हम कर रहे होते वेपर प्रेशर की सर, तब उल्टा हो रहा था कि पीएस जो है वो कम था, लेकिन टीएस होगा हमारा ज्यादा टी नॉट से। तो ये है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट एक और चीज अगर हम देखें बिफोर मूविंग, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल है सर, के बी इंटू एम के। इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करके लिखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। क्या मैं मोलैलिटी को और लिख सकता हूँ, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या मैं लिख सकता हूँ, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यस सर लिख सकते हैं। और डिवाइड में क्या होगा सर, डिवाइड में आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें सर, केजी में। अगर केजी में नहीं हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से बेटा 1000 से, सॉरी। तो ये अगर वेट इन ग्राम है तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। क्या मैं इससे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ, यस सर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आप निकाल सकते हैं। सर बड़ी जल्दी हो रही है आपको नेक्स्ट पेज की, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या।
अब अगर ये हो सकता है बोर्ड्स वगैरह में स्कूल में आ सकता है कि डिफाइन केबी होता क्या है। सो केबी क्या होता है, आइए देखते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारी, सर इक्वेशन थी डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ केबी हमारे पास वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 1 मोलर। क्या कहा है मैंने, मैं के एफ को डिफाइन कर रहा हूँ केबी को कि ये होता क्या है। अगर मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैलिटी है 1 मोलर, मतलब 1 मोल उसमें होगा हमारे पास, जितने नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे सॉल्यूट के, उतना ही वेट सॉल्वेंट का होगा किलोग्राम। ठीक है सर। अगर मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तब मैं कह सकता हूँ जो मेरा के बी है वो मेरा इक्वल हो जाएगा किसके सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखिए, आप देख पा रहे होंगे कि के बी इक्वल हो रहा है डेल्टा टीबी के, इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर ये हम थोड़ा बहुत 10th क्लास में करते थे, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थोड़ा बहुत ऐसा देखा था, ये उसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अब वो तरीका थोड़ी चेंज होगा, टीचर्स बदल गए होंगे भले, लेकिन तरीका कैसे चेंज होगा, एक ऐसे डिफाइन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी की क्या होगी सर, डेल्टा टीबी होता है हमारे पास चेंज इन एलिवेशन, और ये इक्वल होता है टीएस माइनस टी नॉट के। टीएस की वो सर यहाँ पे केल्विन, टी नॉट सर ये भी केल्विन, तो अगर ये दोनों केल्विन है तो हमारे पास डेल्टा टीबी भी क्या होगा सर, केल्विन। तो यहाँ पे केल्विन आ गई, इज इक्वल टू के बी की हमें निकालनी है। मोलल की क्या होती है सर, मोलल की या तो हम लिखते हैं मोलल दैट इज स्मॉल एम, या फिर हम दूसरी चीज ये लिख सकते हैं मोल पर केजी। ठीक है। तो केबी की जो यूनिट है, यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो केबी की जो यूनिट है वो आ रही है के केल्विन इंटू केजी एंड मोल की पावर मोल इनवर्स। सो मोल क्या है हमारे पास, वही नंबर ऑफ मोल। तो ये मेरे पास यूनिट ऑफ केबी भी आ गई, बहुत सिंपली। जैसा केल्विन की जगह आपको सेंटीग्रेड भी देखने को मिलेगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि चेंज चाहे केल्विन में हो चाहे उसमें हो सेल्सियस में, दोनों सेम होता है। कैसे, अगर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है और एक 200 डिग्री सेल्सियस है, उसका चेंज निकालिए। आप कहेंगे सर उसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। अब मैं वही चीज कह रहा हूँ केल्विन में करिए, तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस आपने बोला था तो ये होता है 373 केल्विन। दूसरा आपने बोला था 200 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 473 केल्विन। सर इसका चेंज भी 100 केल्विन आ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा टीवी कोई भी कभी भी अगर आप चेंज इन कर रहे हो ना किसमें, टेम्परेचर में, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, वो हमेशा इक्वल आएगा डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो डेल्टा टीवी में आप चाहे सेल्सियस में टेम्परेचर हो दोनों का उसमें लिख सकते हैं, चाहे केल्विन में। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन का आपने रख दिया केल्विन में और सॉल्वेंट का आप रख रहे हैं सेल्सियस में, ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल भी अनर्थ हो जाएगा। तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ डेल्टा टीवी। अच्छा कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ वेपर प्रेशर, क्या है सर ये वाई एक्सिस पे ले लिया, यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ टेम्परेचर। ठीक है सर ले लीजिए। जनरली बात करते हैं वाटर की या फिर किसी भी ऐसे सॉल्वेंट की, कुछ वेपर प्रेशर आएगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। मान लेते हैं वो अभी के लिए 180 हम मान रहे हैं, और वाटर की चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मल, या वाटर की भी नहीं, नॉर्मल एक्सटर्नल जब हमारे पास प्रेशर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोई सॉल्वेंट है, मैं कह रहा हूँ उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। हमने वेपर प्रेशर और उसका ग्राफ पढ़ा ही है किस तरीके का होता है, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ सीधा इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे चलेगा, थोड़ा सा पीछे बना देता हूँ। ये ग्राफ होता है कैसे सर, पढ़ा नहीं था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, यस सर ये पढ़ा था। तो यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्वेंट है, उसका मैंने बना दिया सॉल्वेंट, मान लीजिए वाटर हो सकता है, कुछ भी मैंने ले लिया अपनी मनमर्जी से सॉल्वेंट। तो ये मेरे पास है सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन का क्या, सॉल्यूशन का भी सेम कर लो सर। क्या चीज इंक्रीज हुई सर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। मतलब सर यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे क्या हो गया सर, इस पे ये 180 के बराबर हो गया वेपर प्रेशर, तो यही टेम्परेचर क्या होगा सर, ये इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये सॉल्वेंट है, क्या ये प्योर फॉर्म में, यस सर ये प्योर फॉर्म में। तो इस टेम्परेचर को मैं कह रहा हूँ टी नॉट, टी नॉट बी कह लीजिए या टी नॉट कुछ भी कह लीजिए, मैं खाली अभी टी नॉट लिख रहा हूँ। ठीक है। क्या सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, नो सर सॉल्यूशन का जो है कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ होगा। हो सकता है वो पॉइंट ये हो सकता है वो पॉइंट ये हो, बट कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर हुआ होगा, इतनी श्योरिटी है। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है हमारे पास वो सिंपली ये वाला पॉइंट है, कुछ इंक्रीज हुआ होगा यस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो यही से अब ग्राफ को पास करा देते हैं, तो वही हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ इसका जो है पैरेलल बनेगा, ये थोड़ा सा मुझसे अनपैरेलल लग रहा होगा क्योंकि आइडियली नहीं बना सकता मैं इसे। तो ये मेरा जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ये मेरा आ रहा है वो टेम्परेचर जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल। ओके सो यहाँ पर अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, थोड़ा सा नॉन पैरेलल सा बनेगा। ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन का ग्राफ, किसके बीच,
हमारे पास वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के, यहाँ पे कोई टेम्परेचर होगा, यस सर, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। वो क्या होगा सर, वो टेम्परेचर होगा जहां पर सॉल्यूशन हमारे पास बॉईल हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास टीएस। और अगर डेल्टा टीबी की बात करें तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीएस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमने, आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिखी हुई। अब जो केबी है वो किस पे डिपेंड करता है, ये भी तो बात करनी है हमें कि केबी जो है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है। कांस्टेंट तो है लेकिन डिपेंड किस पर करता है, तो केबी जो है ना सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। क्या सॉल्यूट डाला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पानी में चीनी डाली, पानी में नमक डाला, पानी में ग्लूकोज डाला, पानी में यूरिया डाला, उससे केबी की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो किससे आएगा कि अगर हर बार पानी है तो वो वैल्यू सेम रहेगी। और फॉर वाटर मैं बता दूं, ये वैल्यू हो सकता है आपके काम भी आए कभी कभी। केबी की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर वॉट, ये होती है हमारे पास उसकी वैल्यू केबी की, ठीक है। अब के बी जो है उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। के बी जो है वो इक्वल होता है हमारे पास, ये याद रख लीजिएगा, काम आ सकता है, आर टी नॉट स्क्वायर। सर टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड बाय 1000 इंटू एल वेप। सर ये क्या है, एल वेप, इट इज नथिंग बट जस्ट दी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर ये क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अभी बात करते हैं बेटा। सो आर सबको पता है सर, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी नॉट क्या है सर, ये हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक और बार लिखूं, चलिए लिख देता हूँ। तो ये है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। नेक्स्ट यहाँ पे अब एल वेब की बात करनी है। सर ये एल वेब होती क्या है, मैंने क्या करा, एक बीकर लिया, ले लिया, उसमें मैंने सॉल्वेंट ले लिया अच्छी बात है, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट ले लिया। क्या कुछ स्पेसिफाई करेंगे, नहीं, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया। और जो सॉल्वेंट लिया है ना वो मैंने लिया है 1 ग्राम। इसमें क्या लिया है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है सर, ले लिया, कोई ऐसी बात है। अब इस 1 ग्राम सॉल्वेंट को मैंने करा हीट, ठीक है सर, अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या शुरू हो गई सर, यहाँ पे शुरू हो जाएंगी हमारे पास वेपर्स बनना। तो यहाँ वेपर्स बनने लगेंगे किसकी, जो 1 ग्राम सॉल्वेंट था। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं हीट करूंगा और सारा का सारा जो 1 ग्राम सॉल्वेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम वेपर में। उस और उसके लिए कुछ हीट लगी होगी, यस, हीट यहाँ से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितनी हीट मैं प्रोवाइड करूंगा 1 ग्राम सॉल्वेंट को कन्वर्ट होने में 1 ग्राम वेपर में, उसी को मैं कहूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोबारा बता देना एक बार, एल वैप क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एल वैप इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट। इसके बारे में हो सकता है आपने बचपन में क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आता था, मैटर वाला जो चैप्टर होता है उसमें आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होती है ये, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट मतलब कितनी हीट आपने प्रोवाइड करी, कहां से, नीचे जो आग लगा रहे थे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट किसको, 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो बता दिया, लेकिन टॉपिक का नाम तो बताइए, वो था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। क्या दोनों सेम होती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहा मैंने, बिल्कुल सेम होती है, दोनों अलग अलग चीजें। क्या अलग है सर, अब वो तो बताइए। तो अलग क्या है वो बता देते हैं आपको। एक मैं अब अगेन एक बीकर ले रहा हूँ, इस बार मैंने बड़ा बीकर लिया, तो क्या ऐसा बड़ा लेने का क्या फायदा। इस बार मैंने कोई सॉल्वेंट ले लिया, कितना सॉल्वेंट लिया सर, 1 ग्राम, दोबारा नहीं, इस बार मैंने 1 ग्राम नहीं लिया, तो कितना लिया, इस बार मैंने लिया है 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छी बात है सर, 1 मोल ले लिया आपने सॉल्वेंट। अगर वाटर है तो आप पहले जो है यहाँ पे आपने, अगर मैं कहूँ वाटर है तो आपने 1 ग्राम वाटर ले लिया था एज अ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आपने 1 मोल सॉल्वेंट लिया, इसका मतलब सर आपने जो है ना 18 ग्राम लिया है। मुझे मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले आते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपने 18 ग्राम लिया, बिल्कुल बेटा आपने एकदम सही कहा है कि मैंने 18 ग्राम वाटर लिया होगा इसको। तो अगेन इसको हीट करेंगे, अब हीट करेंगे तो क्या होगा सर, वेपर्स बनेंगी। इसकी भी बनेंगी, यस सर, सबकी वेपर्स बनती हैं, तो इसकी भी वेपर्स बनेंगी। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारा का सारा सॉल्वेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी हीट लगी होगी उसको मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या डेफिनेशन बनती है हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, उसके बारे में बात करते हैं। सो डेल्टा एच वेप इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जो लिखा हुआ है क्या होती है ये, इसके बारे में बता देते हैं। ये होती है हमारे पास सिंपली अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट चाहिए सर, मैं बताऊंगा डेफिनेशन, आप बताइए सर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू वेपर, बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम आपने परफेक्ट आंसर दिया। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
1 मोल ऑफ क्या लिक्विड टू वेपर, उसको हम कहते हैं हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे इसी बात पर एक और रिलेशन भी देखते जाइए। क्या डेल्टा एच वेब को मैं कह सकता हूँ वो इक्वल है एल वेब के? सर एल वेब तो नहीं सर, यहाँ पे ये 1 ग्राम के लिए थी, लेकिन ये हमारे पास 1 मोल के लिए। क्या मोल्स और वेट में रिलेशन होता है? यस सर, मैं ये कह सकता हूँ। पहले जो है आप ये कह रहे थे कि जो 1 ग्राम सॉल्वेंट को हीट करने के लिए आपको कुछ हीट लग रही थी, उसको आपने कहा है एल वेब, इसको आप कह रहे थे एल वेब। लेकिन 18 ग्राम के लिए जो हीट थी उसको आप कह रहे हैं डेल्टा एच वेब। अगर किसकी बात करें, वाटर की बात करें, अगर मैं वाटर की बात करूं तो कितना चाहिए होगा सर? 18 ग्राम चाहिए होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे डेल्टा एच वेब इज इक्वल टू एल वेब इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट? बोलिए यस और नो। जितनी हीट मुझे 1 ग्राम के लिए चाहिए होगी उतनी मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं उसी के मोलर मास से, तो क्या मुझे डेल्टा एच वेब मिल जाएगी? यस सर, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि डेल्टा एच वेब इक्वल हो जाती है एल वेब इंटू दिस। और डेल्टा एच वेब क्या होती है सर? ये हमारे पास 1 मोल के लिए होती है, ये 1 ग्राम के लिए होती है। अगर मैं 1 ग्राम को उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे 1 मोल की मिल जाएगी? यस सर, बिल्कुल मिल जाएगी। क्या होता है हमारे पास? मोल का फॉर्मूला भूल गए क्या? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सब कुछ एकदम समझ में आ गया है। सो एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो भी हमने लिया है, अगर पानी लिया है तो 18 हो जाएगा, इथेनॉल लिया है तो शायद 46 आता है इथेनॉल का, वो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, समझ में आ गया है ये बात। थोड़ा सा फॉर्मूला में हम एडिटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। क्या मेरी एल वेब की वैल्यू डेल्टा एच वेब अपॉन एम ए हो जाएगी? सर वेब वेब क्या होता है बेटा? वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे किसका? सॉल्वेंट का। ये बात ध्यान रखनी है। अब फॉर्मूले को थोड़ा सा कर देते हैं एडिट। सो फाइनली जो हमारे पास के बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आर, तो एज इट इज रहेगा। टी नॉट का स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज डिवाइडेड बाय एम ए। यहाँ पे आ गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एच वेब और डिवाइड में मेरा 1000 ही रहेगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे समझना कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज पुट करिए, दैट इज ये, या फिर आप कह लीजिए ये मैंने इसमें पुट करा है। सो यहाँ तक हमारा एकदम टॉपिक कंप्लीट हो गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है क्वेश्चन की। तो ऐसा करता हूँ, मैं आपको आज दे देता हूँ काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क। आप जरूर इनको ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका होमवर्क आ जाएगा, ये भी आप होमवर्क ले लीजिए। नीट 2016 का पहले हमने शुरुआत करी एम से, फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, फिर ये नीट 2000 का, फिर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। देन यहाँ पे आपका जेई मेंस का ये क्वेश्चन आ रहा है। सो यस, यहाँ पे भी एक और जेई मेंस का आ रहा है, ये भी आप होमवर्क ले लीजिए। और ये भी एक जेई मेंस का होमवर्क। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। एंड फाइनली दिस वन, ये भी आपका हो। तो यहाँ पे मैं हल्के हल्के एक बार स्लाइड्स को लेता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर होमवर्क, पॉज करके आंसर बता दीजिएगा 1 2 3 के ऑर्डर में, ये दो। तो स्टार्टिंग से चलते हैं 1 2 3 ऑर्डर लगाते हुए। तो दिस वन इज आपका फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ, ये आ जाएगा सातवां। तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लास में डिस्कस करेंगे, हम शुरुआत ही हम इन्हीं क्वेश्चन से करेंगे, इसलिए दिया है ताकि आप थोड़ा बहुत हाथ वाथ आपका सेट हो जाए, कि आप भी देखेंगे हाँ आप रिवाइज कर लें सिवाने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। फिर हम अपना अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क क्वेश्चन जो 7 8 क्वेश्चन है उसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड फिर हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में पूरे पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर वी विल डिस्कस दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देन उसके बाद अगेन ऐसे ही उसके क्वेश्चंस करेंगे अच्छे खासे। तो होमवर्क आपको 7 8 क्वेश्चंस मिले हैं, वही हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, आंसर जरूर बताइएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए होमवर्क क्वेश्चंस के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।